हेलो नीट एस्पायरेंट, वेलकम टू नीट यूजी बायो। डे 13 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नीट 2023 पीवाई की जुलाजी के सीरीज़ में हम टेस्ट बुकलेट कोड नंबर E2 देख रहे हैं, जिसमें हम जुलाजी सेक्शन ए कवर करने वाले हैं। हम कवर करेंगे 10 क्वेश्चन आज भी, 175 से लेकर 185 तक क्वेश्चन आज देखेंगे। सेक्शन ए को आज हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलिए, तो हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका तैयारी किस प्रकार से चल रही है, क्या आपको परेशानी आ रही है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, 171 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। मैं इसको दोनों लैंग्वेज में लेकर आया हूँ, एक और इंग्लिश रहेगा, एक और हिंदी रहेगा। मैं दोनों पढ़ूंगा ताकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, जो उसको हल्का सा इंग्लिश आती है और उनको हिंदी भी आती है, वो दोनों उनको अच्छे से समझ पाएँ। चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप एंड सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियंस एग्जिबिट अडेप्टिव रेडिएशन। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियंस का वह समूह या सेट चुनिए जो अनुकूलन विकलन को दर्शाता है, एडेप्टिव रेडिएशन को दर्शाता है। फर्स्ट आपका ऑप्शन होगा तस्मानिया वॉल्फ, बॉबकैट एंड मार्सुपियल मोल। ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन है नम्बेट, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग कलेंजर। थर्ड ऑप्शन है मोल, फ्लाइंग स्क्वेरल, तस्मानिया टाइगर कैट। इस प्रकार से फोर्थ ऑप्शन है लेमुर, एट ईटर वुल्फ। ये आपके चार ऑप्शन हैं, इनमें बताने हैं आपको सही आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 172 क्वेश्चन है, विच one of the following techniques does not serve the purpose of early diagnosis of a disease for its early treatment। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक किसी बीमारी के शीघ्र निदान और उनके शीघ्र उपचार के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है। फर्स्ट ऑप्शन इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सेकंड ऑप्शन सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। थर्ड ऑप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर टेक्निक। फोर्थ ऑप्शन एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसको हम इलिसा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टेक्निक। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक, सीरम और मूत्र विश्लेषण, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर तकनीक, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे तकनीक। तो क्या पूछा है कि पूर्ति नहीं करती है, पूछा गया है, सॉरी एक मिनट, नहीं पूछा गया है तो क्या करते हैं इसका आंसर। हमारा जो इसका जो आंसर होगा बच्चों, सेकंड इज द राइट आंसर, सीरम और मूत्र विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाला होगा। तो एक और मैच लिस्ट 1 है, एक और लिस्ट 2 है। जो लिस्ट 1 है वो टाइप्स ऑफ जॉइंट को बताता है, जोड़ों के प्रकार को बताता है। लिस्ट सेकंड जो है वो फाउंड बिटवीन, यानी कि जहाँ पाए जाते हैं, जो जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं, इनको आपको मिलान करना है। ए से लेकर डी तक दिया गया है, इन सभी को पढ़कर आपको चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर को निकालना है। चलिए पढ़ते हैं। एक कार्टिलेजिनस जॉइंट फर्स्ट बिटवीन फ्लैट स्कल बोन, कार्टिलेज जोन खोपड़ी की समतल हड्डियों के बीच। बी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सेकेंड बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्री इन वर्टिब्रल कॉलम। बॉल एंड सॉकेट जोड़ सेकेंड मेरुदंड में आपस में सटे हुए कशेरुकाओं के बीच। सी फाइब्रस ज्वाइंट थर्ड बिटवीन कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ थम, फाइब्रस जोड़ थर्ड अंगूठे की कलाई और मेटाकार्पस के बीच। डी सडल ज्वाइंट फोर्थ है बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल्स, यानी कि ह्यूमरस और पेक्टोरल के बीच में। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर को आपको चयन करना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अब समझते हैं कैसे। ए का क्या लिखा हुआ है, ए का है सेकंड, इसका मतलब है इस कहाँ पर होगा, जो कार्टिलेजियस जॉइंट है वो कहाँ पर होगा, बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्री इन वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि मेरुदंड में आपस में सटे हुए कोशिकाओं के बीच में कार्टिलेज जोड़ वो जॉइंट होती हैं। बी का क्या है, आईवी। बी का आईवी इन द सेंस ऐसा है, कहाँ पर होगा, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गल्डर्स, जो पेक्टोरल गल्डर्स और ह्यूमरस के बीच में क्या होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। सी का फर्स्ट होगा। फर्स्ट क्यों होगा समझो, बिटवीन द ये फाइब्रस जॉइंट कहाँ पर होगा, बिटवीन फ्लैट स्कल बोन्स, यानी कि खोपड़ी की समतल हड्डियों के बीच में फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है।
डी है सडल ज्वाइंट, ये कहाँ पर होगा, थर्ड पर होगा, क्योंकि क्या ऑप्शन हमारे बचा हुआ है, सेकंड हमने कहा है। तो बिटवीन कार्पेल्स एंड मेटाकार्पेल्स ऑफ थंब, यानी कि जो हमारी दो उंगलियां होती हैं, अंगूठे होती हैं, कलाई और कलाई में जो मेटाकार्पस के बीच में प्रकार से कार्पेल और मेटाकार्पस के बीच में जॉइंट पाई जाती है, इसको हम सडल जॉइंट्स कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग लिस्ट क्वेश्चन होगा। लिस्ट फर्स्ट की ओर है इंटरेक्टिंग स्पीसीज का नाम होगा, दूसरा है कि नेम ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि दो स्पीसीज का नाम दिया गया है और उनके बीच कौन सा इंटरेक्शन है, इसको आपको क्या करना है, आपको मैचिंग करनी है। तो पहला है लिस्ट वन की ओर इंटरेक्टिंग स्पीसीज में, ए लियोपोर्ड एन ए लॉयन इन ए फॉरेस्ट ग्रासलैंड, फर्स्ट कंपटीशन। बी एक कुको लाइंग इन ए क्रॉ, नेक्स्ट सेकेंड ब्रूड पैरासिटिज्म। सी फंगी एंड रूट ऑफ ए हाइपर प्लांट इन ए माइकोराइजी, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका म्यूचुअलिज्म, माइकोराइजा। डी है ए केटल एग्रेड एंड ए केटल इन ए फील्ड, फोर्थ ऑप्शन है आपका, फोर्थ है इसमें कॉमर्शियलिज्म। तो क्या बोला है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसको मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, परस्पर क्रिया करने वाली जातियों का नाम, फिर परस्पर क्रिया करने वालों का नाम। तो पहला है जंगल या घास के मैदान में एक तेंदुए और शेर के बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा, फर्स्ट प्रतिस्पर्धा। एक कोयल द्वारा कौवे के घोंसले में अंडा देना, ब्रूड पैरासिटिज्म, परजीविता। माइकोराइजा में एक कवक और एक कुछ पादप की जड़, सहपरजीविता। खेत में एक गाय और उस पर बैठा केटल एरगेट बगुला, सहवासिता। तो नीचे दिए गए बिल्कुल सही आंसर बताना है आपको। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है सही आंसर होगा। आप कैसे समझते हैं, फर्स्ट जगह क्या लिखा हुआ है, लियोपोर्ड एंड लॉयन के बीच में, यानी कि जंगल घास के मैदान में एक तेंदुए और शेर के बीच में क्या होगा, फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्या होगा, प्रतिस्पर्धा। यहाँ पर क्या होगा, प्रतिस्पर्धा। यहाँ पर कोई प्रकार से छेड़छाड़ नहीं किया गया, सही इसका होगा क्या होगा, इनके बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। फिर क्या है, सेकंड का होगा बी, इस प्रकार से एक कोयल द्वारा कौवे के घोंसले पे अंडा देना। जो कोयल होती है वो कौवे के घोंसले पर अंडा देती है, आप इसको पढ़ चुके होंगे। इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म कहा जाता है, ब्रूड परजीवता इसको कहते हैं। फिर है माइकोराइजा में एक कवक और एक उच्च पादप की जड़, ठीक। तो क्या होगा, ये सहजीविता यानी कि म्यूचुअलिज्म होगा, दोनों साथ साथ रहते हैं। तो सी का क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो हमारा आंसर ये निकल गया। खेत में एक गाय और उस पर बैठा एक बगुला, तो क्या हो गया, इसको हम कहते हैं कम्युनलिज्म में सहवासिता कहते हैं इस प्रकार से। तो हमारा आंसर पहला सही होगा। नेक्स्ट आंसर की बढ़ते हैं। 175 क्वेश्चन है जिसको आपने थंबनेल में देखा था। चलिए पढ़ते हैं। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, यानी कि फेफड़ों की जीवन क्षमता वाइटल कैपेसिटी होती है। तो आप इसको पढ़े होंगे, आपको ये फार्मूला याद भी होगा। तो हमारा बच्चों जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर, IRV प्लस ERV प्लस TV। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड। फोविया, फर्स्ट विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई दैट रेगुलेट्स डायमीटर ऑफ प्यूपिल्स, यानी कि फोविया आंख का दिखाई देने वाला रंगीन भाग जो प्यूपिल पुतली के व्यास को नियंत्रित करता है। बी आइरिस, सेकेंड एक्सटर्नल लेयर ऑफ आई फॉर्म्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। बी आइरिस, सेकेंड आंख की बाहरी परत जो घने संयोजी ऊतक से बनी होती है। सी ब्लाइंड स्पॉट, थर्ड पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्विटी और रेजोल्यूशन। ब्लाइंड स्पॉट, थर्ड सबसे अधिक स्पष्टता और संकल्प वाला बिंदु। स्क्लेरा, फोर्थ पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व लिव एन आईबॉल एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स आर एब्सेंट। स्क्लेरा वह बिंदु जहां से ऑप्टिकल तंत्रिका नेत्र गोलकों को छोड़ती है और जहां प्रकाश ग्राही कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तो चार ऑप्शन में सही आंसर क्या हो सकता है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, आपका ऑप्शन ए का होगा थर्ड। इसका मतलब क्या होगा, जो फोविया है वो पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्विटी एंड रेजोल्यूशन, यानी सबसे अधिक स्पष्टता वाली एक पार्ट होती है।
फिर है बी का फर्स्ट। बी का फर्स्ट क्या होगा? बी का फर्स्ट में होगा आँख का दिखाई देने वाला रंगीन भाग जो प्यूपिल के व्यास को इंगित करते हैं, इसको हम आयरिस कहते हैं। ये होगा सही आंसर। सी है आईवी। सी मतलब कि ब्लाइंड स्पॉट में क्या होगा? पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व लिव्स एंड आईबॉल एंड फोटोसेप्टर सेल आर एब्सेंट, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट वह पार्ट होगा जहाँ पर ऑप्टिक जो न्यूरॉन्स होती हैं जो नेत्र गोलकों पे छोड़ती हैं और जहाँ पर फोटो रिसेप्टर एब्सेंट होते हैं, उस पार्ट को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। फिर है डी का होगा सेकेंड। ऑब्वियसली क्या होगा? एक्सटर्नल लेयर ऑफ आई फॉर्म्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि सघन कनेक्टिव टिश्यू से जो तक के बने होते हैं जो आइरिस की बाहरी परत को बनाती है, इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। हमारा आंसर क्या होगा? ये इस प्रकार से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 171 क्वेश्चन है, वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस इंटर द सीकम देयर बैक फ्लो इज प्रिवेंटेड बाय। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक बार जब अपचित और अवशोषित न होने वाले पदार्थ सीकम में, यानी कि जो हमारे क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक में जो जाते हैं, सीकम में प्रवेश कर जाते हैं, तो उनके पीछे की ओर प्रवाह कौन रोकता है, यानी कि वो बैक फ्लो ना हो पाए, इसको कौन रखता है? तो है स्पिंचर ऑफ बॉडी। सेकेंड ऑप्शन है इलियोसीकम वॉल्व। थर्ड ऑप्शन गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंचर। फोर्थ है पाइलोरिक स्पिंचर। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर, इलियोसेकम। इसको हम सिकम पढ़ते हैं, सिकल पढ़ते हैं, कभी कभी सिकल भी बोलते हैं। इलियोसिकल वॉल्व वह पार्ट होता है जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड और अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस को इंटर द सिकम होता है, इसके बाद बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 178 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको हम एसटीडीज हम कहते हैं, इसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कम्प्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड एयरली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य यौन संचालित रोग है जो यदि प्रारंभिक अवस्था में पहचान लिया जाए और सही तरीके से उपचार किया जाए तो पूरी तरह से ठीक हो सकता है? तो जेनाइटल हर्प्स, गोनेरिया, हेपेटाइटिस बी, HIV इन्फेक्शंस, ये चारों आपके एसटीडीज डिजीज हैं। लेकिन सबसे पहले अगर इसका पहचान कर ले प्रारंभिक रूप से तो क्या इलाज संभव है? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, गोनेरिया ऐसा एसटीडीज डिजीज है जिसका हम प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर लें तो उसका जो क्यूरेबल है, ये इस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपके ऑप्शन में आपको क्या करना है? आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो चलो हम इसका ऑप्शन पढ़ते, इसका हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, ए प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन ऑफ द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाई ए फर्स्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल एंड द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाई लास्ट अमीनो एसिड एंड टर्मिनल। इसका मतलब ये है कि किसी प्रोटीन की कल्पना एक रेखा के रूप में की जाती है जिसमें जो बायां सिरा होता है इसको सी टर्मिनल द्वारा और जो दायां होता है उसको हम क्या करते हैं? एन टर्मिनल द्वारा, यानी कि दायां सिरा अंतिम अमीनो एसिड के टर्मिनल को दर्शाता है, ऐसा कहा जा रहा है। जो बायां ओर होगा एक प्रोटीन श्रृंखला की, है ना, अमीनो एसिड की श्रृंखला होती है, तो जो बायां ओर है इसको हम सी टर्मिनल मार रहे हैं, दायां को हम एन टर्मिनल मार रहे हैं। स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है? एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन consist of 4 subunit, 2 subunit of alpha type and 2 subunit of beta type। तो वयस्क मानव हीमोग्लोबिन 4 उप इकाइयों से बना होता है, 2 उप इकाइयाँ अल्फा प्रकार की और 2 उप इकाइयाँ बीटा प्रकार की होती हैं। अब इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। उपरोक्त कथनों के आधार पर, जो आपके दो कथन दिए गए हैं उनके आधार पर सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो आपके चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सेकंड ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, इसका मतलब ये हो रहा है कि फर्स्ट कथन जो है वो सही है, सेकंड कथन गलत कहा जा रहा है। फिर फोर्थ है आपका ऑप्शन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। आपको चारों संभावनाएं दी गई हैं, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है आपका फोर्थ ऑप्शन कि स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, स्टेटमेंट सेकंड सही है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है इसका आंसर आप लोग को देना है।
चलिए, जो फोर्थ जो ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब क्यों होगा समझो। कथन जो फर्स्ट है ये गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, ये असत्य है, फाल्स है। स्टेटमेंट जो सेकंड है, पहली बात तो दोनों में कोई लिंक नहीं है, दोनों अलग अलग प्रकार से हैं। ये प्रोटीन के बारे में है, ये आपके ब्लड के बारे में है, या हीमोग्लोबिन के बारे में है। दोनों में कोई रिलेशन नहीं हमको दिख रहा है। तो हमारा जो पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू कहा जा रहा है, तो हमारी ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हमको मिल रहा है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा बच्चों, ये क्या है, ये हमारा राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं आज हम 180 क्वेश्चन को। ये भी स्टेटमेंट प्रकार का क्वेश्चन है, सेम ऐसी होगा। अब अगर आप लोग बच्चे कई बार एग्जाम दिला चुके हैं आपके नीट के एग्जाम को, तो आपको पता होगा किस प्रकार से आपका आंसर क्वेश्चन आता है। तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं। स्टेटमेंट सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड, कथन फर्स्ट एंड सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर थर्मल पावर प्लांट में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला यंत्र होता है, ऐसा कहा जा रहा है। स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन अ थर्मल पावर प्लांट रिमूव्स आयोनाइजिंग रेडिएशंस, यानी कि थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आयनीकरण विकरण को हटाता है। ये दो स्टेटमेंट हैं। इन द लाइट ऑफ द एबो स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर को आपको चुनना है। तो चलिए, इसको जो राइट जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, यानी कि कथन स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, डबल स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है आपको दिख रहा है सेकंड वाला, ये गलत है, ये सही है। तो कथन स्टेटमेंट पहला सही है, स्टेटमेंट दूसरा गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या निकल कर आया, हमारा ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हमको निकल आया। तो आई होप आप इस जो 10 क्वेश्चन हैं आपके नीट 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो का जो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, इस वीडियो का जो पीडीएफ मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, नीचे लिखा भी हुआ है कि डाउनलोड फ्री पीडीएफ, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपके प्रिपरेशन में थोड़ी सी मैं आपका वैल्यू क्रिएट कर पाया हूँ, आपको मदद कर पाया हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ख़ास बात यह है कि आप एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम डे नंबर किसमें 14 में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। तैयारी करते रहिए।